गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अगेन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बात करेंगे। इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहले फिर हम रिवाइज कर लें जो क्या क्या हम लोग देखे हैं। लेक्चर नंबर 9 में हम बात किए इनेंशियोमर, मेसोमर और डायस्ट्रियोमर। क्या क्या बात किए? इनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर एंड मेसोमर। ये 3 पॉइंट हम डिटेल से बात किए थे। तो इसको फिर फटाफट हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। COH, COH, COH अगेन जो है हम ये बात करें तो अगेन इस तीनों में ही कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे यदि देखेंगे हम तो ये और ये एक दूसरे का यहाँ पे मिरर यदि हम रख दें, प्लेन मिरर, तो क्या आप देखें जो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं है? तो OH का OH, H का H, यानी ये दोनों का दोनों हम कहेंगे मिरर इमेज, मिरर इमेज। और वे भी कैसा? आर नॉन सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल है। और इसमें यदि देखेंगे तो यहाँ पे कोई, ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट जस्ट क्या है? हाफ है। इसलिए ये जो लाइन देख रहे हैं इसको कह देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यदि फर्स्ट और सेकंड का बात करें तो क्या कहेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर। ये फर्स्ट और सेकंड जो है ये इनेंशियोमर है। फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करें तो क्या ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? तो OH का यहाँ H इमेजिनेशन कीजिए, फर्स्ट और थर्ड में OH का H इमेज नहीं हो सकता, H का H तो हो सकता है। यानी एक तो ठीक है और दूसरा अपोजिट है। तो हम कहेंगे ये जो फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टेरियोमर। अब सेकंड और थर्ड आप लोग खुद निर्णय लीजिए। यदि हम सेकंड और थर्ड में बात करें तो क्या लगेगा? तो क्या यहाँ पे यदि आप मिरर इमेज रख दें तो इसका ऐसा बनेगा इमेज? ये मिरर रखें तो इमेज बनेगा? तो ऐसा संभव नहीं है। और यदि संभव नहीं है तो इसको हम कह देंगे आर डायस्टेरियोमर। फिर ये जो थर्ड है इस थर्ड को क्या कहेंगे? तो थर्ड अपने आप में थर्ड इज मेसोमर, मेसोमर के नाम से जाना जाता है। तो इतना हम लोग डिटेल से देखे थे। यही 3 पॉइंट मेनली फोकस था लेक्चर नंबर 9 में, इनेंशियोमर, डायस्ट्रियोमर और मेसोमर। तो अब उम्मीद है जो आपको और भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए।
रिजोल्यूशन एक टर्म देख रहे हैं। तो पिछले क्लास में इनेंशियोमर बनाए और इनेंशियोमर में एक कॉन्सेप्ट बात किए थे रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर का मतलब हुआ था इक्विमोलर इनेंशियोमेरिक मिक्सचर। तो यहाँ पे जो रिजोल्यूशन बात कर रहे हैं वे जो हम इनेंशियोमेरिक मिक्सचर का रेशमिक मिक्सचर समझाए थे, रेशमिक मिक्सचर में 50% डी होता है, 50% एल होता है। तो ये जो 50-50% होता है उस दोनों मिक्सचर को, मतलब 50% डी और 50% एल, यानी ये हम बात किए थे जैसा कि HOH CH3COH और इसी का OH HCOH CH3। तो ये यदि इक्विमोलर हो, ये 1 2, तो कैसा ये कॉन्फ़िगरेशन S रहेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा R। तो यहाँ पे ये दोनों इनेंशियोमर कहलाएगा, और इनेंशियोमर यदि इस दोनों का मोल इक्वल हो तो उसको हम लोग रेशमिक मिक्सचर कह दिए थे। अब उस रेशमिक मिक्सचर को सेपरेट यदि करना हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, रिजोल्यूशन। समझ गए ये बात? ये पिछले क्लास देख लिए थे। जो ये इनेंशियोमर है और इनेंशियोमर में यदि R और S, जिसको हम D और L कहते हैं, 50-50% हो तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर को जो सेपरेट करने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर कह दें या मॉडिफिकेशन, रेशमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन। और ये रिजोल्यूशन हम लोग अलग अलग पार्ट में देखेंगे 12th के अंदर। सिर्फ आपसे कहा जाए व्हाट इज रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें रेशमिक मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, या और इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ D and L mixture is called DL mixture into D and L is called रिजोल्यूशन। इसको ही किस नाम से जाना जाता है, रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इतना नोट कीजिए, पॉज कीजिए, हम आगे फिर अब डिफरेंट बात करेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए भी है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक जो आपको ये समझा रहे थे, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे ही बात करना होगा तो इस सिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, कैरल कार्बन होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड कंटेनिंग नो कायरल कार्बन एटम, यदि कायरल कार्बन एटम न भी हो तो उस केस में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि ऑप्टिकल का जो मेनली कॉन्सेप्ट है रोटेशन के आधार पे जो भी कंपाउंड, जिस किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन
से यदि लाइट को पास कराया जाए, पीपीएल यदि किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पीपीएल को पास कराया जाए और यदि इसमें कोई कंपाउंड क्या है, रोटेट करता है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज में या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो हम कह देंगे वे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अभी हम पहले वे कंपाउंड देखेंगे जिसमें कोई कायरल कार्बन, जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन वे ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस टाइप के कंपाउंड को देखेंगे। तो पहला केस बात करने जा रहे हैं बाइफिनाइल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें, जो बाइफिनाइल कहेंगे किसे, तो बाइफिनाइल नाम से ही स्पष्ट है, ये अपने आप में एक फिनाइल, दूसरा फिनाइल, फिनाइल मतलब C6H5, तो यही क्या है, फिनाइल है। और ये जब फिनाइल है तो ये एक फिनाइल है, तो दो फिनाइल को जोड़ देंगे, तो इसी का नाम है बाइफिनाइल। और इस बाइफिनाइल के केस में कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो कंडीशन बना जो ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिक, unsymmetrically substituted, that is both ring do not have plane of symmetry। यहां पे यदि बात करें तो यहां तो कोई सबस्टिट्यूएंट है ही नहीं, और जब सबस्टिट्यूएंट नहीं है तो ये पहले ही बार में फेल कर गया, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। अब दूसरा फिर बात करें, इसको इस तरह से हम लिख रहे हैं, ऐसा, ये अपने आप में इस तरह से एक फिनाइल हो गया, और ऐसा लगा दें तो ये दूसरा फिनाइल हो गया। तो यदि हम यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट लगा देते हैं जिसको ए कहते हैं, ए के जगह पे CH3 NH3 मतलब कुछ भी सबस्टिट्यूएंट होगा, और यहाँ बी लगा देते हैं, तो यहां से अब इमेजिनेशन कीजिए, जो ये कट करें तो क्या ये दोनों पार्ट एक जैसा आएगा, तो नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्री, ये रिंग कहलाया अनसिमेट्री। लेकिन यहां तो है ईच रिंग, प्रत्येक रिंग क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली सबस्टिट्यूटेड। अभी तो हम एक ही रिंग का बात किए, जैसे ही बाइफिनाइल का बात हो तो दोनों का दोनों रिंग अनसिमेट्री होना चाहिए। अभी तो यहां कोई सबस्टिट्यूएंट का बात ही नहीं हुआ है, तो यहां भी हम सबस्टिट्यूएंट लगावे, तो मानते हैं जो यहां पे हम ये बी लगा दिए, यहां भी बी लगा दिए, यहां पे छोड़ देते हैं अभी। तो अब इसको चेक कर लें, तो जब चेक कीजिएगा तो ये और ये पार्ट दोनों क्या है, सेम है। यहां से इमेजिनेशन कीजिए जो कट किए, और जैसे ही हम इमेजिनेशन करेंगे कट किए तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसीलिए ये जो हो गया वे कैसा रिंग, तो सिमेट्री। तो क्या कहें, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ईच रिंग शुड बी अनसिमेट्रिकली सबस्टिट्यूटेड, दैट इज both ring do not have plane of symmetry। दोनों के दोनों रिंग में
कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक में तो सिमेट्री मिल गया और एक अनसिमेट्री है, इसलिए हम कह देंगे ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों का दोनों रिंग क्या होना चाहिए, अनसिमेट्री होना चाहिए। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। फिर देखिए, यदि इस तरह का हम क्या किए, बाइफिनाइल बना लिए, तो यदि बाइफिनाइल बनाएंगे तो अब देख लीजिए इसको, यहाँ पे यदि हम डिवाइड करें तो दो इक्वल भाग में क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये A है और ये क्या है, B है। इमेजिनेशन कीजिए, जो यहाँ पे हम मिरर रख दिए तो क्या इसका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी तरह का हम यहाँ एक मिरर रख दिए, जैसे ही मिरर रखे तो इसका इमेज तो सही है, ये बनेगा, लेकिन इसका कहीं इमेज नहीं है, इसलिए कहेंगे ये दोनों का दोनों रिंग क्या है, अनसिमेट्री है। दोनों का दोनों रिंग अनसिमेट्री कह दीजिए या डिससिमेट्री, दोनों बात सेम है, अनसिमेट्री। और यदि अनसिमेट्री हो तो कहेंगे ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला पॉइंट आपको मिला, यदि हम बाइफिनाइल के केस में चेक करने जा रहे हैं तो सबस्टिट्यूएंट तो होना ही चाहिए, और जैसे ही सबस्टिट्यूएंट हो तो दोनों का दोनों रिंग अनसिमेट्री होना चाहिए। मतलब दोनों रिंग को दो इक्वल भाग में डिवाइड नहीं होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक या दोनों डिवाइड हो जाता है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और भी इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक और भी कंडीशन आएगा। अगेन इसको चेक करें, जो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो इस तरह का हम इमेजिनेशन करें, जैसे ही कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम आ गया, तो इसमें तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर आगे बढ़ें तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी बोथ रिंग हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो किसी मॉलिक्यूल का तो कह देंगे वे क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर से देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर इस एग्जांपल को देखें आप, तो जैसे ही हम यहां से इमेजिनेशन करें तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या सेम रहा, तो डिफरेंट हो गया। इसमें देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन इसमें यहां और यहां सेम नहीं है, यहां और यहां सेम नहीं है। तो क्या कह देंगे, बोथ रिंग आर डिससिमेट्री। दोनों का दोनों रिंग क्या है, डिससिमेट्री। देयरफॉर हम कह देंगे ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सेकंड कंडीशन मिला, जो बोथ रिंग शुड बी सबस्टिट्यूटेड। दोनों का दोनों रिंग सबस्टिट्यूटेड होना चाहिए, लेकिन फिर उससे आगे कंडीशन एट ओ मतलब ऑर्थो। हम लोग देख चुके हैं, जो इस तरह का बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे फर्दर कोई सबस्टिट्यूएंट लिखे तो उसको क्या कहा गया है, ऑर्थो, जिसको सिंबलाइज ओ से किया गया। यदि यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट है और यहाँ एक्सप्रेस कर दिए तो इसको क्या कहा गया,
मेटा जिसको M से सिंबलाइज किया गया, और यदि फिर यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट है और यहाँ रख दिए तो इसको क्या कहा गया, पारा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए जो ऑर्थो, मेटा और पारा। तो वही कहा जा रहा है जो बोथ रिंग शुड बी सबस्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन। निश्चित रूप से ऑर्थो पे सबस्टिट्यूएंट तो होना ही चाहिए। फिर उसमें कंडीशन लगा दिए। क्या कंडीशन लगाए, जो मिनिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट शुड बी 2, यानी दोनों रिंग मिला करके जो सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए वे 2 होना चाहिए कम से कम। 1 सबस्टिट्यूएंट इन ईच रिंग, यानी प्रत्येक रिंग पे कम से कम एक सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए, और वे भी कौन सा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। द 2 सबस्टिट्यूएंट मस्ट हैव लार्ज, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके होना चाहिए। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितना भी ग्रुप है यहाँ पे रखेंगे वे सब का सब लार्ज सबस्टिट्यूएंट आएगा। तो अगेन हम इसका एग्जांपल देखें जो किस तरह से ये है। तो हम किस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं, जो ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई कायरल कार्बन न हो। और याद है ना, जो कायरल कार्बन नहीं कायरल कार्बन समझते हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर 3 और 4 है उसके अंदर कायरल कार्बन का बात किए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब 2 रिंग, 2 बेंजीन का रिंग, उसी को कहा गया है बाइफिनाइल। और बाइफिनाइल में 2 ही तो कंडीशन है, जो अनसिमेट्री होना चाहिए, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और इसके लिए बेंजीन रिंग का सबस्टिट्यूटेड होना चाहिए। आइए जो सबस्टिट्यूटेड होगा उसमें कंडीशन लगा दिया गया जो निश्चित रूप से ऑर्थो पे होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम इस तरह से रख दिए तो देखिए इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे समझेंगे, तो इसको कट कीजिए, और जैसे ही कट करेंगे तो क्या इस साइड है कोई पार्ट, नहीं है, इसीलिए कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। यहां भी वैसा ही होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो यहां जो कहा गया, जो बोथ रिंग शुड बी सबस्टिट्यूटेड एट ऑर्थो पोजीशन, दोनों का दोनों कौन सा पोजीशन, ऑर्थो। कैसे समझेंगे, तो यहां पे ये एक अपने आप में समझे सबस्टिट्यूएंट है, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बन गया। फिर इस रिंग के लिए जब बात करें तो इस रिंग में समझे ये सबस्टिट्यूएंट है, और इस पोजीशन के लिए ऑर्थो। यही बात ना यहाँ हम समझाए हैं, जो यहाँ पे कोई पहले से ऑलरेडी है, और जैसे ही इस दूसरा पोजीशन पाएगा 1 तो 2 तो इसका नाम ऑर्थो, 1 2 3 तो मेटा, 1 2 3 4 तो ये पारा। तो अब इस तरह से इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डिससिमेट्री के नाम से जाना जाएगा, या यूं कह दें जो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यदि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो वे क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या समझें, यदि इसका सॉल्यूशन लिया जाए तो सॉल्यूशन लिया जाए और पीपीआर पास कराया जाए तो लाइट का जो रोटेशन है या तो क्लॉकवाइज या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह के केस में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना कह देंगे, 2। एक आर तो दूसरा एस, एक आर तो दूसरा एस, यानी बाइफिनाइल का जितना भी केस होगा जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमेशा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगेन हम चेक कर लें एक और एग्जांपल दे करके, COOH। क्या आप देखें जो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तो सोच लीजिए इसको पहले। तो देखिए यहां से यहां
कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए क्या कह देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या पढ़े इसको, ऑप्टिकली एक्टिव। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू कितना, तो 2। एक और एग्जांपल देखें हम लोग अच्छा सा। तो फिर ये एग्जांपल इस तरह का, ऐसा, तो यहां हम CH3 लगा दिए, यहां Cl, यहां NO2, ये COOH, और यहाँ पे कोई और ग्रुप जोड़ दें, चलिए जोड़ देते हैं ब्रोमीन। अब आपको चेक करना है, तो एक टिपिकल अलग एग्जांपल दें आप लोगों को, ये Cl। अब देखिए, पहले हम इसको देखें, तो ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। और यहां पे देखिए, ये यदि बात करेंगे तो ये तो दोनों भाग में बट जाएगा, यहां और यहां सेम है, और जैसे ही सेम है तो ये सिमेट्री बन गया, इसको क्या कह देंगे, सिमेट्री। और ये क्या होगा, अनसिमेट्री, अनसिमेट्री। फाइनली क्या कह देंगे, ऑप्टिकली इनेक्टिव। क्यों, क्योंकि कंडीशन बना जो दोनों का दोनों रिंग जो है अनसिमेट्री होना चाहिए, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनेक्टिव होगा। और जैसे ही ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा तो इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर का बात नहीं होगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमर 0 होगा। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बाइफिनाइल से इतना ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। केस सेकंड, केस ऑफ कॉमुलिन। और कॉमुलिन का मतलब होगा दैट इज चेन कंटेन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। ये बात हम लोग पहले कभी देखे थे, जो कॉमुलिन क्या है, यानी जहां कंटिन्यूअस लगातार क्रम में डबल बॉन्ड हो तो उसको ही कहा गया है कॉमुलिन। अब सवाल है जो कॉमुलिन किस टाइप का होगा, तो एक वैसा कॉमुलिन इस तरह का, ये लगातार डबल बॉन्ड है तो इसको कॉमुलिन कहेंगे। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड कितना है, 1 2, और 2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इवन। मैथमेटिकली 2 को क्या कहा गया है, इवन। दूसरा, यदि इस तरह का डबल बॉन्ड हो तो ये भी कॉमुलिन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड का नंबर कैसा है, ऑड। तो सबसे पहले यदि हम कॉमुलिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बात करें तो ये देखेंगे यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जबकि इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन इवन नंबर है तो कर सकता है। इतना ही पर नहीं रुक जाना है, ये तब शो करेगा जब टर्मिनल यही हो गया, टर्मिनल एटम से 2 अलग अलग एटम और ग्रुप हो। यदि A और B हो, यहां भी A और B हो, तो ये शो करेगा। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं, जो ये A B, तो यहां पे X और Y, मतलब कॉमुलिन जैसे ही कहा जाए तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होगा, और कंटिन्यूअस यदि डबल बॉन्ड होगा तो उसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो सकता है और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो सकता है। यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वे शो करेगा। कब शो करेगा,
जब टर्मिनल कार्बन से डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड होगा, किनारे वाले कार्बन से डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड होगा, तो इसके बारे में क्या कह देंगे, जो सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज जैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2। इससे पहले भी समझाए, बाइफिनाइल में भी जो देखेंगे यदि शो कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना, 2। ये अपने आप में एलीन के नाम से जाना जाता है। कमुलीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है। और यदि डबल बॉन्ड 2 ही हो तो उसको हम कह देंगे एलीन। तो एलीन शो तब करेगा जब एलीन के किनारे वाले कार्बन से अलग अलग ग्रुप और एटम अटैच्ड होगा। इसके बारे में देखें, यहां ए बी यहां भी डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही पहले ही देख लें जो ये डबल बॉन्ड ऑड है तो कह देंगे नो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, चाहे यहां डिफरेंट हो या सेम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां क्या है, यदि सेम हो जाएगा तो वे शो नहीं करेगा। आगे एग्जांपल फिर हम दिखलाते हैं, नोट कीजिए, पॉज कीजिए। तो इसके बारे में अगेन हम देख लें। कमुलीन आपको चेक करना है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो देखिए ये कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, लेकिन टर्मिनल यानी किनारे वाले कार्बन से दोनों का दोनों सेम है, तो कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नो। इसमें चेक करें तो ये जो कार्बन है हाइड्रोजन और CH3 डिफर है, इसीलिए क्या कह दीजिएगा, S। अगेन इसमें देखिए ये डिफर तो है लेकिन ये क्या है, सेम है, इसलिए क्या कहेंगे, नो। इसमें चेक करें तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक कर लें, जो इवन होना चाहिए। 1 2 3 4 इवन है। टर्मिनल कार्बन से डिफरेंट एटम ग्रुप, तो इसीलिए क्या कह देंगे, S। इसमें देखें 1 2 3 जैसे ही देखेंगे जो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वे शो नहीं करेगा, चाहे टर्मिनल कार्बन से डिफरेंट हो या सेम। तो यहाँ डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, लग रहा है शो करना चाहिए, लेकिन और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है इसलिए शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, जो कोई कायरल कार्बन नहीं है, और यदि कायरल कार्बन नहीं है उसके बावजूद भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। यदि ये शो कर रहा है यहाँ पे, तो हमसे पूछ दिया जाए जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा इसका, तो जितना भी कमुलीन है उसका ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2। यहां भी शो कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर क्या कह देंगे, 2। यानी कोई भी कमुलीन हो ऑप्टिकल आइसोमर 2 होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट केस ऑफ अल्काइलिडीन, केस ऑफ अल्काइलिडीन। तो अभी जो भी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बात कर रहे हैं वे किस तरह का कंडीशन बना हुआ है, जो उसमें कायरल कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब उस तरह के कंपाउंड को भी पीपीएल लाइट क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। मतलब पीपीएल लाइट को रोटेट कर देता है, कौन, इस तरह का कंपाउंड। तो सबसे पहले अल्काइलिडीन समझ लें, जो कहते हैं किसे, व्हेन वन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एलीन, और एलीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड सिर्फ कितना हो, 2, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। तो व्हेन वन ऑफ द डबल बॉन्ड इन एलीन इज रिप्लेस्ड बाय cyclohexyl ring compound known as alkylidene cycloalkane, या सिर्फ अल्काइलिडीन
लीडीन कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें। यदि इस तरह का एक डबल बॉन्ड दिए और ऐसा साइक्लोहेक्सेन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH3, अब आपसे कहा जाए जो ये शो करेगा कि नहीं करेगा। तो एक डबल बॉन्ड और ये समझिए दूसरा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कहीं तो कायरल कार्बन का संभावना है नहीं, क्योंकि सभी जगह तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा। इसलिए हम क्या कह देंगे, नो, यानी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। फिर एक एग्जांपल ले लें इस तरह का, यहाँ पे ये तो CH3, यहां पे हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब आपसे पूछा जाए जो ये अल्काइलिडीन शो करेगा कि नहीं, तो 2 बात समझाते हैं। या तो समझिए जो इसमें कायरल कार्बन बन जाता है, ये क्यों कायरल कार्बन बन जाता है, क्योंकि यहां इस कार्बन को छोड़ करके आप रिंग में देख लें कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 बताए थे कहीं, जो हाफ हाफ डिवाइड किया जाता है। तो यहां से यदि बात करेंगे तो इधर भी 2 इधर भी 2, यानी ऐसा, और जब ऐसा तो ये कट हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट अलग, ये तो कायरल बन गया, ये कायरल कार्बन हो गया। तो कायरल कार्बन हो गया, इसीलिए कह देंगे ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। लेकिन यदि इसी बात को कमलीन सिस्टम पर ले जाइएगा, अल्काइलिडीन जिसको कहे हैं, तो इस तरह से हम सोचेंगे CH3H, इस पूरे रिंग को एक मान लेना होगा, और जैसे ही एक मानिएगा तो इस तरह से CH3 और H। क्या समझे? दूसरी तरह से समझाने का तरीका, एक तो बता दिए कि इसमें कायरल कार्बन आ गया, लेकिन हम अल्काइलिडीन सिस्टम को ही फॉलो करें, एलिन सिस्टम को ही फॉलो करें, तो एक डबल बॉन्ड तो ज्यों का त्यों है, इस पूरे के पूरे को एक डबल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ के रिस्पेक्ट में। तो ये CH3 और यहाँ नहीं कुछ तो हाइड्रोजन है, इसलिए ये सिचुएशन शो करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह से इसका नाम अल्काइलिडीन अंदर आया, जो जब एक डबल बॉन्ड हो और एक साइक्लोहेक्सेन हो। अगेन एक और एग्जांपल देख लें हम लोग। यदि इस तरह से साइक्लोहेक्सेन पहले बना दिए, CH3, अब आपसे कहा जाए जो ये शो करेगा कि नहीं, ये अल्काइलिडीन चेक कीजिए क्या लग रहा है, ये डबल बॉन्ड ठीक है। यहां पे जैसे ही हम ये बात करेंगे तो ये कायरल कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बन जाएगा तो क्या कह देंगे, S, ये भी शो करेगा। केस ऑफ एस्पाइरिन, एस्पाइरो नोमेनक्लेचर में कभी हम एस्पाइरो बात किए थे, तो उसी केस को एस्पाइरिन, यानी अब देखते हैं जो एस्पाइरिन है क्या। पहले देखिए जो लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, इस तरह से ये एस्पाइरो है। अब इस एस्पाइरो में संभव है कि नहीं, तो AB, यहां भी AB, तो एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, क्या ये कमलीन जैसा हो जाएगा कि नहीं? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए कह देंगे S। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना, तो 2, यानी जितना भी हम लोग देखे बिना कायरल कार्बन वाला का, वे सबका सब 2 ही है। फिर से एक देख लें, एक और एस्पाइरिन ले लें, AB। अब चेक कीजिए जो क्या ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, यहां भी A है यहां भी A है, तो कह देंगे नो। एक और एग्जांपल ले लें एस्पाइरिन का,
Cl CH3 CH3H, क्या ये शो करेगा कि नहीं? तो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और इससे डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड है, तो कह देंगे S। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू कितना मिला? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू कितना कह देंगे? 2। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, जो जैसे ही हम लोग कहेंगे विदाउट कायरल कार्बन तो कितने कंडीशन में, तो सबसे पहले हम देखें बाइफिनाइल, उस बाइफिनाइल के बाद क्या देखें? कौन सा सिस्टम? कमुलिन। कमुलिन के बाद क्या देखें? अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन के बाद एस्पाइरिन। तो यदि ये सभी का सभी शो करता है तो हमेशा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2 होगा। इसलिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में इसमें पूछने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है जो ये शो करेगा कि नहीं करेगा, और ये भी कंपटीशन के लिए है, ये 12th का दायरा नहीं है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन एमीन, एमीन में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एमीन कहां से आया, इस बात को थोड़ा सा समझ लें। NH3, और इस NH3 का नाम क्या है? अमोनिया। इस NH3 में यहां पे लॉन पेयर, कुछ ना कुछ बात किए हैं लॉन पेयर का, तो बताइए यो यहां का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वे क्या होगा? तो sp3। वैसा कोई भी एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसमें डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच्ड हो, चारों का चारों, तो वे कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर बन सकता है। फिर से समझिए, ऐसा कोई भी एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो और उसमें 4 बॉन्ड हो। यहां याद रखें, जो ये जो लॉन पेयर है ये भी काम करेगा एक ग्रुप की तरह से। तो उस तरह के जो एटम है वे एसिमेट्रिक एटम यानी एसिमेट्रिक सेंटर होगा। तो यहां पे लॉन पेयर भी एक क्या है? ग्रुप है। तो पहले हम इसके बारे में कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं, इसके बाद फिर समझाएंगे क्या होगा। तो पहले तो एक्सप्रेस कर दिए, एनी sp3 एटम व्हिच बियर 4 डिफरेंट, यानी ये जो इनिशियल कंडीशन है वे ज्यों का त्यों 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज आल्सो एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कहें या कायरल कहा जाए। इट रिमेंबर दैट ए लॉन पेयर, ये जो हम देख रहे हैं इसको ही क्या कहते हैं? लॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड हो उसको हम लॉन पेयर कहेंगे। इज आल्सो कंसीडर एज ग्रुप, ये कैसा कंसीडर करेंगे? एक ग्रुप की तरह से। किसके लिए? फॉर दिस पर्पस, यानी एसिमेट्रिक के लिए। तो हम इस पर एग्जाम्पल चेक करें, जो एसिमेट्रिक कब समझेंगे? तो CH3 C2 H5 C3H7 और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो कहलाएगा एसिमेट्रिक नाइट्रोजन, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन, या कह दें जो कायरल नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि CH3 C2H5 C3H7 और ये अपने आप में ग्रुप चारों का चारों डिफरेंट है। यदि ऐसा हो NC2H5 CH3 तो इस सिचुएशन में
बताइए क्या ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए नॉट एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। क्लियर हो गया नाइट्रोजन के केस में, यानी ये चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ खास बात इतना ही आया, जो ये लॉन पेयर भी क्या काम कर रहा है, ग्रुप की तरह से। अब सवाल उठता है, जो क्या इस तरह का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ऐसा नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये एक रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, और रेसमिक मिक्सचर आप पहले से ही समझा दिए हैं, जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अब रेसमिक मिक्सचर क्यों ये बन जाता है? तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जो जैसे ही इसका सॉल्यूशन लेते हैं तो ये पिरामिडल इन्वर्जन होता है, जिसको अम्ब्रेला इफेक्ट कहते हैं, जो आगे हम समझाते हैं जो क्या है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ए टर्शियरी एमाइन। अब सवाल है, जो टर्शियरी एमाइन क्या है, इस बात को हम पहले फिर रिवाइज करा दें आपको। तो RNH2 ये प्राइमरी है, प्राइमरी एमाइन है। RNHR ये क्या कह दें, 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन कह दें या सेकेंडरी कह दें। इसी तरह से RRR ये कहें 3 डिग्री एमाइन, और यदि एक और लगा दें इस तरह का, लेकिन यहां प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह दें, 4 डिग्री एमाइन। ये एमाइन को डिस्टिंग्विश कर दिया गया। 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री जहां कहीं भी हो उसको हम टर्शियरी कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, टर्शियरी। तो ए टर्शियरी एमाइन बियरिंग 3 डिफरेंट एटम और ग्रुप, जिसमें एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा, ऑन नाइट्रोजन एटम हैज एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। यदि हम ये ले लें नाइट्रोजन जिसके पास एक लॉन पेयर हो और ये डिफरेंट एटम और ग्रुप, तो यहाँ पे C2H5 C3H7, तो ये जो नाइट्रोजन है वे क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। फॉर दिस रीजन इट शुड बी एक्सहिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए इस कहेंगे जो ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन ही है, जो किसी के पास एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए, एसिमेट्रिक एटम हो जाए, तो वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा पॉइंट बताएं, जो एसिमेट्रिक एटम नहीं भी है और वे पीपीएल को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, तब पर भी शो करेगा, जैसा कि इससे पहले एग्जांपल देखे। लेकिन ये जो है नाइट्रोजन एटम, वे कहा जा रहा है एक्चुअली डज नॉट ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन वास्तव में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है। एक्चुअली इट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज, इसका कारण क्या है, इट इज ऑलवेज ए रेसमिक मिक्सचर, हमेशा ये रेसमिक मिक्सचर which कैन नॉट बी सेपरेटेड, और सेपरेटेड मतलब रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना ही रिजोल्यूशन कहलाया, तो इसीलिए एक वर्ड दे दिए रिजॉल्व। यानी इसमें होता है क्या, ये जैसे ही हम लोग देखते हैं तो इस तरह का समझिए ये बन जाता है। ये ऐसा आप समझें जो बना हुआ होता है, और जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको पहले दिए, उस पहले के कॉन्सेप्ट से देखिए तो क्या इसको हम इनेंसियोमर कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो ये इनेंसियोमर है, इनेंसियो
मर कहेंगे, और इनेंशियोमर साथ ही साथ ये एक रेशमिक मिक्सचर है, और रेशमिक मिक्सचर बन गया तो नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड। और यदि हम सेपरेट नहीं कर सकते इसको तो फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इसमें रीजन खोजे जाने लगा, जो क्या कारण है जो ये सेपरेट नहीं होता है। तो ये इमेजिनेशन कीजिए, जो आजकल तो आंधी बहुत ज्यादा आता है, आप लोग गांव में देखे होंगे, इस तरह का ये छाता, ऐसा, ये अम्ब्रेला लाइक, इसको हम क्या कहेंगे, अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला लाइक आ गया। तो इस तरह से जब इसमें एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लाइट को रोटेट कर देना चाहिए, लेकिन इसके सॉल्यूशन से जब पीपीएल को पास कराया गया तो पता क्या चला, जो कोई रोटेशन तो हो ही नहीं रहा है, और जब कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो रीजन समझा गया, जो ये जिस तरह से आंधी में छाता मेरे हाथ से छूट जाए तो एकदम इस तरह से होते होते इसी तरह से ये फास्टली रोटेट करते रहता है। फास्टली रोटेशन के कारण इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, यानी ये रेशमिक मिक्सचर बन जाता है, और रेशमिक मिक्सचर के कारण ही ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो हमसे पूछ दिया जाए जो 3 डिग्री अमाइन या एमाइन जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, तो कहेंगे ड्यू टू अम्ब्रेला इफेक्ट। और अम्ब्रेला इफेक्ट में क्या समझे, जो ये आपस में रेशमिक मिक्सचर बन जाता है। अब सवाल है क्या, जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये पाया गया, यदि ये लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे दे, ये लोन पेयर किसी दूसरे एटम को दे दे, यानी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये ऑप्टिकली क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। तो फिर हम इस बात को आगे एक्सप्रेस करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एमीन अंडरगोज पिरामिडल इन्वर्जन। ये पिरामिडल वर्ड क्या है, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, जो ये जो N है इसके ऊपर लोन पेयर, और स्ट्रक्चर यदि हो तो इसको कहा गया है टेट्राहेड्रल, जो कि नाम आप लोग सुने होंगे, और शेप यदि कहा जाए तो ये क्या कहेंगे, पिरामिडल। शेप क्या है, पिरामिडल। तो इसी पिरामिडल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो एमीन अंडरगोज पिरामिडल इन्वर्जन, दिस आल्सो कॉल्ड अम्ब्रेला इफेक्ट। ये आपको पहले ही समझाया, जो ये अम्ब्रेला जैसा इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। पिरामिडल इन्वर्जन इज सो रैपिड दैट दिस इनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये इतना फास्ट होता है जिसको सेपरेट करना आसानी नहीं है। दिस दैट इज टर्शियरी या 3 डिग्री amine does not show optical activity even when it has asymmetric nitrogen, जबकि इसके पास asymmetric नाइट्रोजन है। तो आपको फिर समझाए थे, जो आखिर ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, तो when lone pair of nitrogen is destroyed then pyramidal inversion stop। जब लोन पेयर को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये जो पिरामिडल इन्वर्जन है ये स्टॉप हो जाएगा। इन द केस इस इट बिकम्स पॉसिबल सेपरेट इनेंशियोमर एंड ऑब्जर्व ऑप्टिकल एक्टिविटी। और यदि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उस केस में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, इस बात को एक एग्जांपल दे करके समझाते हैं। तो अब हम लोग क्लियर कर लें, जो किस सिचुएशन में एक एमाइन ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो अब आप लोग इतना जो कॉन्सेप्ट दिए
बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो ये एसिमेट्रिक नाइट्रोजन तो है, कायरल नाइट्रोजन तो है, लेकिन लॉन पेयर है, तो कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू लॉन पेयर। और लॉन पेयर के कारण क्या होगा? तो पिरामिडल इन्वर्जन। इतना रीजन देंगे। फिर समझाए आपको, जो ये लॉन पेयर को क्या कर दें? डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रॉय मतलब किसी को दे देना, और किसी को जैसे ही सपोज कीजिए यहां ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तो ये लॉन पेयर ऑक्सीजन को दिया है, इसीलिए ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पे तो ग्रुप ज्यों का त्यों है, ये PH CH3 C2H5, अब ये क्या कह देंगे? प्लस हो गया। ये लॉन पेयर इसका डिस्ट्रॉय हो गया, और जैसे ही लॉन पेयर डिस्ट्रॉय हो जाए तो कह देंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना कह देंगे? 2। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2। और ये कितने डिग्री का एमाइन है? तो 3 डिग्री का एमाइन है। एक और बात कर लें, CH3NHH ये कितने डिग्री का एमाइन है? तो ये है 1 डिग्री एमाइन। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? तो नॉट, यानी ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमेशा जो होगा वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिमेट्रिक नाइट्रोजन। एसिमेट्रिक नाइट्रोजन अब्सेंट होगा। क्यों? यदि ये 1 डिग्री है तो यहाँ तो हाइड्रोजन ही होगा। इसी तरह से एक और बात कर लें, यदि CH3NH और C2H5, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कब? जब ये लॉन पेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो। लेकिन इस सिचुएशन में कहा जाए तो क्या कह देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? लॉन पेयर है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जो एमाइन के केस में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। Parochiral and chiral molecule, a compound which is optically active, कोई भी कंपाउंड हो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, इज कॉल्ड कायरल। अभी हम लोग कमुलिन देखे, बाइफिनाइल देखे, एस्पाइरिन देखे, अल्काइलिडीन देखे, वे सब का सब ऑप्टिकली क्या है? एक्टिव है। और जब सब का सब ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस सिचुएशन में वे सब का सब क्या कहलाएगा? कायरल कहलाएगा। फिर कहा जा रहा है ए कंपाउंड इज कॉल्ड प्रोकायरल। एक कंपाउंड को हम प्रोकायरल कब कहेंगे? इफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स ग्रुप बाय अनदर ग्रुप मेक इट कायरल। यदि उसमें से एक ग्रुप को या एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे एटम और ग्रुप के द्वारा, तो वे क्या बन जाएगा? कायरल। प्रोकायरल मॉलिक्यूल विल हैव प्रोकायरल सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग समझें कायरल को। तो कायरल जब समझेंगे CH3HOH C2H5, ये मॉलिक्यूल में क्या एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है कि नहीं है? तो ये एसिमेट्रिक सेंटर है, यानी कायरल कार्बन है।
जब ये एसिमेट्रिक सेंटर है तो हम कह देंगे ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा कायरल। लेकिन परोकायरल का बात करना है, जो परोकायरल किस तरह का मॉलिक्यूल होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। क्या अभी इसके पास कोई कायरल कार्बन है, कोई कायरल सेंटर है? नहीं है। तो इसको हम कह देंगे अभी ए कायरल मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? ए कायरल अभी। लेकिन इसमें से हम यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं। और जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और यहां पे कोई ग्रुप जोड़ दिए, मान लिया जाए हम OH ग्रुप जोड़ दिए। जब OH ग्रुप जोड़ देंगे तो कैसा बन जाएगा? CH3 H OH CH2 CH3। अब देखिए ये जो सेंटर है ये क्या बन गया? एसिमेट्रिक सेंटर। ये बन गया कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। तो ये मॉलिक्यूल भी तो ऐसा ही है, इसलिए ये कह देंगे ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? कायरल। जब ये कायरल बना और इसी से बनाया गया, इसी से बनाया गया, इसलिए अब इसी को जो पहले था ए कायरल, जो पहले क्या था? ए कायरल, अब उसी को हम कहेंगे परोकायरल। क्लियर हो गया बात? जो परोकायरल क्या होगा? यानी ऑलरेडी पहले से भी ए कायरल है और जैसे ही उसमें से एक एटम को रिप्लेस कर दें और दूसरा कोई एटम या ग्रुप जोड़ दें और वे यदि कायरल बन जाता है तो वे जिस मॉलिक्यूल से बना है उसको क्या कह देंगे? परोकायरल। और जहां से बना है यानी ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या कह देंगे? परोकायरल सेंटर। ये परोकायरल सेंटर के नाम से जाना जाएगा। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि हम इस तरह का साइक्लिक ले लें, यहां पे ब्रोमीन जोड़ दे रहे हैं, अभी आप देखें तो कोई कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ए कायरल है, ए कायरल। लेकिन यहां पे एक ग्रुप जोड़ दें, हाइड्रोजन होगा ना, यहां हाइड्रोजन होगा तो ये ब्रोमीन ज्यों का त्यों रहने दें और यहां पे कोई हम Cl जोड़ दें, हाइड्रोजन हटाए और Cl जोड़ दिए। तो जैसे ही हटाए तो अब ये तो बन गया कायरल, ये भी बन गया कायरल और साथ ही साथ ये भी बन गया कायरल। इसलिए इसको हम किस नाम से जानेंगे? परोकायरल। यानी ये जो मॉलिक्यूल हो गया परोकायरल। तो क्या समझे? जो पहले एक कायरल होता है और उसमें से कहीं से भी, यहां से भी हटाया जा सकता है। जब यहां से हटाएंगे तो एक और बन जाएगा, ये ब्रोमीन और यहां Cl। तो दोनों का दोनों क्या बन गया? परोकायरल बन गया। तो इस तरह से कायरल और परोकायरल में फिर से एक वैसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी कायरल कार्बन है या जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसा कि हम एलीन देखे, कमुलिन देखे, बाइफिनाइल देखे, उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन उसको भी क्या कहेंगे? ऑप्टिकल, ये कायरल कहेंगे क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फिर दूसरा बात, यदि एक कायरल है और उसमें से कोई एक एटम या ग्रुप हटा दें और दूसरा जोड़ दें और जोड़ने से यदि एक कायरल बन जाता है तो पहले वाला मॉलिक्यूल को क्या कह देंगे? परोकायरल।
वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इनेंशियोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक H एटम, ये दो टर्म मुलाकात हुआ। इससे पहले हम लोग क्या देखे हैं? इनेंशियोमर, याद है कुछ? इनेंशियोमर, तो पहले आपको हम इनेंशियोमर को फिर रिवाइज कर दें, फिर एक बार चेक कर लें। यदि हम लोग इस तरह से ये R ये S, तो ये S और ये R, तो आपस में क्या हो जाएगा? इनेंशियोमर। देखे थे ना, जो रिस्पेक्टिव एसिमेट्रिक के अराउंड चेंज कर जाए कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट अपोजिट हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे इनेंशियोमर। और यदि ऐसा हो, जो ये आर एस है और यहाँ पे ये एस एस बन जाए या आर आर बन जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायस्टेरियोमर कहेंगे। तो यहाँ एक टर्म आया इनेंशियोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन। तो पहले इसको देख लें, जो क्या है। दे आर फाउंड ऑन पेरोकाइडल सेंटर, यानी जैसे ही इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन का बात करें, डायस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन का बात करें, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? वे कहां पाया जाएगा? तो पेरोकाइडल सेंटर पे। तो अभी हम पेरोकाइडल सेंटर का बात कर लिए हैं। देखिए आप लोग, क्या इसमें कहीं पेरोकाइडल सेंटर आपको दिखाई पड़ रहा है? तो यहाँ पे ये पेरोकाइडल सेंटर है, ये पेरोकाइडल सेंटर है। क्यों? क्योंकि यदि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, तो अब इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए बात किए थे। तो यदि हम यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, तो यदि मानते हैं जो यहां से हम H को हटा रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं Cl को, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये CH3 Cl C2H5, क्या ये कायरल सेंटर बन गया कि नहीं? तो ये तो कायरल सेंटर हो गया, और जैसे ही कायरल सेंटर हो गया तो इसको कह देंगे ये कैसा मॉलिक्यूल है? पेरोकाइडल मॉलिक्यूल है, पेरोकाइडल मॉलिक्यूल। और ये कायरल सेंटर, यानी ये बन गया कायरल मॉलिक्यूल। तो अब बात हमको करना है पेरोकाइडल से, तो इसी को हम देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। CH3H C2H5, ये पेरोकाइडल है सेंटर। तो हम कह देंगे जो ये जो हाइड्रोजन है वे कौन सा? पेरोकाइडल हाइड्रोजन, पेरोकाइडल हाइड्रोजन। तो ये कार्बन हो जाएगा यहाँ का पेरोकाइडल कार्बन। इसमें से यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं और इस हाइड्रोजन को हटा करके Cl जोड़ दिए, ये दोनों का दोनों ज्यों का त्यों CH3 C2H5। तो समझ गए, जो ये बन गया कायरल सेंटर। अगेन यहाँ पे इस बार क्या कर रहे हैं? इस हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, तो जोड़ेंगे वही ग्रुप जो यहाँ जोड़े, यानी H को हटाए Cl को जोड़े, H को हटाए और Cl को जोड़े, H CH3 C2H5। अब आप इसके सामने एक मिरर लाके खड़ा कर दें, और जैसे ही मिरर लाके खड़ा करेंगे तो ये और ये इनेंशियोमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसलिए ये जो है कहलाया इनेंशियोमर। और अब जो पेरोकाइडल हाइड्रोजन था, अब उसी को आपको बोलना पड़ेगा इनेंशियोटॉपिक H एटम। They are found on perochiral center. If
रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द 2H एटम, दोनों में से कोई एक, लेड टू ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर, देन दे आर कॉल्ड इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन। यदि परोकायरल हाइड्रोजन एक पेयर है और उसमें से एक एक करके बारी बारी करके रिप्लेस कर दिया जाए और उसके कारण यदि इनेंशियोमर बन जा रहा है तो वे हाइड्रोजन को कहेंगे इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन परोकायरल हाइड्रोजन है वही क्या है, इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अगेन हम लोग दूसरा पॉइंट को देखें, हम मिटा दिए हैं, उसी का पार्ट है। ऑन द अदर हैंड, इफ दिस प्रोसेस गिव ए पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर देन दे आर कॉल्ड डायस्टेरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन। यानी यदि परोकायरल हाइड्रोजन को हटाने से क्या मिले हमको, डायस्टेरियोमर मिले, तो उसको किस नाम से जानेंगे, डायस्टेरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। तो फिर हम एक एग्जांपल लें, CH3OH CH2 C2H5। देखें आप जो क्या कहीं इसमें परोकायरल सेंटर है कि नहीं है। तो ये जो है इसको हम किस नाम से जानेंगे, परोकायरल सेंटर। परोकायरल सेंटर क्यों, क्योंकि यहां तो ये कायरल है, तो यदि हम यहाँ OH और यहाँ जो है H को हटा करके Cl को जोड़ दें तो क्या देखें आप, ये भी कायरल बन गया कि नहीं बन गया। तो ये तो कायरल बन गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परोकायरल सेंटर कहलाएगा। अब हमको समझना है जो डायस्टेरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे। तो अगेन हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, C2H5 H H H OH और CH3 इसी कंपाउंड को एक्सप्रेस किए हैं। यदि यहां से, यही ना मेरा हाइड्रोजन है, कौन सा, परोकायरल हाइड्रोजन, परोकायरल हाइड्रोजन है। तो यदि ये परोकायरल हाइड्रोजन है तो उस सिचुएशन में यहां से हम रिप्लेस कर देते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप जोड़ दें, यहां पे हम Cl जोड़ते हैं, बार बार Cl जोड़ रहे हैं, तो C2H5 H ज्यों का त्यों रहेगा, Cl H OH और CH3, फिर इसको हटा दें, C2H5 Cl H OH और यहाँ CH3। अब इस दोनों के बारे में विचार करें। आप यहाँ पे सिंपली मिरर रख दें, H का कॉन्फ़िगरेशन H अपोजिट होगा, ये बात सही है, लेकिन H का क्या OH बनेगा, नहीं बनेगा, यानी ये डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायस्टेरियोमर के नाम से जानेंगे। और यदि ये डायस्टेरियोमर है, यदि ये क्या है, डायस्टेरियोमर है, तो अब ये जो हाइड्रोजन कहलाएगा डायस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन, डायस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन। तो इससे क्या क्लियर होता है, चाहे इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन कहें या डायस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन, वे निश्चित रूप से कौन सा हाइड्रोजन होता है, परोकायरल हाइड्रोजन होता है। तो इस तरह से इनेंशियोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक क्लियर हो गया। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो हम लोग एक बार एग्जांपल से चेक कर लें। फिर इस तरह का आपको मॉलिक्यूल दे दिया, आपसे पूछ रहे हैं जो क्या ये कायरल है, तो देखें कायरल के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, ऐसा नहीं है,
तो क्या कह दीजिएगा? नो। क्या परोकायरल बन सकता है? तो यदि यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा दें और कोई ग्रुप जोड़ें तो इस साइड तो दोनों सेम है, तो इसीलिए नो। और जब परोकायरल नहीं है तो परोकायरल सेंटर भी नहीं होगा। इनैनिसोट्रॉपिक, जैसे ही परोकायरल सेंटर ही नहीं है, परोकायरल नहीं है, तो ये दोनों तो नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे इनैनिसोट्रॉपिक हाइड्रोजन हो या डायस्टियोट्रॉपिक, निश्चित रूप से उस मॉलिक्यूल में परोकायरल सेंटर होना चाहिए। ये कायरल क्या है? तो नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। परोकायरल, परोकायरल विचार करें, देखें यदि यहां से हम हाइड्रोजन को हटा दें तो जैसे ही यहां से हटाएंगे तो CH3 इतना बड़ा ग्रुप H और एक कोई ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए ये बन जाएगा, तो कह देंगे परोकायरल S। और यदि परोकायरल है तो इनैनिसोट्रॉपिक हाइड्रोजन, ये भी कह देंगे S, लेकिन डायस्टेरियो नो। क्यों? क्यों डायस्टेरियो नहीं होगा? क्योंकि डायस्टेरियो के लिए अभी आप देखें एग्जाम्पल, जो वहां ऑलरेडी पहले से कायरल होना चाहिए, लेकिन ये पहले से तो कायरल नहीं है, इसलिए डायस्टेरियोट्रॉपिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये जितना भी बात हम लोग कर रहे हैं ये सभी 12th से रिलेटेड है, इसीलिए आपको हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जाकर के, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जाकर के ये सब का सब आएगा। तो अभी और कुछ बच गया, अगले रोज फिर हम कम समय का ही वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा और बच गया, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? डायरेक्ट ऑर्गेनिक का बात करने लगेंगे 12th का। इसलिए बस आज के लिए इतना ही।